गजानन माधव मुक्तिबोध एक साहित्यिक की डायरी। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर ग्वालियर में हुआ था। समकालीन जीवन के सजग सृजक मुक्तिबोध बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मुक्तिबोध कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, आलोचक, पत्रकार, प्रखर विचारक, समीक्षक तथा चिंतक के रूप में प्रसिद्ध रहे। मुक्तिबोध ने कविता के सर्वाधिक चर्चित कवि रहे। तार सप्तक से अपनी कविता का प्रारंभ कर नई कविता की लंबी यात्रा में उन्होंने अपने काव्य के आधार पर नई कविता को विशिष्ट महत्व दिया। इनकी प्रकाशित साहित्यिक रचनाएं हैं कामिनी, एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य, चांद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्यिक की डायरी, काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता हुआ आदमी आदि। गजानन माधव मुक्तिबोध की सर्वाधिक चर्चित कृति एक साहित्यिक की डायरी है। इसके अंतर्गत मुक्तिबोध के चिंतन मनन का प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होता है। इसका कई निबंध सर्वप्रथम जबलपुर से प्रकाशित वसुधा मासिक पत्रिका में सन 1957-58 और 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। इस पत्रिका में एक साहित्यिक की डायरी के नाम से एक स्तंभ चलता था, जिसके अंतर्गत मुक्तिबोध ने अपने विचार प्रकट किए। उन्हीं का संकलन इस कृति के अंतर्गत है। एक साहित्यिक की डायरी में 13 निबंधों का संकलन है। कितने निबंधों का है? 13। और वही डायरी मुक्तिबोध के अंतरंग के साहित्य की संवेदनशील और आस्था का परिचय देती है। तीसरा क्षण एक लंबी कविता कांड, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए का कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए जन्म की कुंडली, वीरकर, विशिष्ट आदित्य, कुटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक आदि इसमें महत्वपूर्ण निबंध हैं। एक साहित्यिक की डायरी के महत्वपूर्ण पात्र देख लेते कौन कौन से हैं। लेखक मुक्तिबोध है, केटो है, शरद जोशी है, अक्षय कुमार जी हैं, वीरकर है, कुटुयान है, कृष्ण मुरारी शुक्ल, यशराज आदि हैं। एक साहित्यिक डायरी की समीक्षा देख लेते हैं। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध के रचना कर्म का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें 1957 से लेकर 60 तक की प्रविष्टियाँ मिलती हैं। एक साहित्यिक की डायरी के पहले संस्करण में कुटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी शीर्षक नहीं थे। ये सारी डायरियाँ 57, 58, 60 में वसुधा जबलपुर में प्रकाशित होती थी। वसुधा जबलपुर में 57, 58, 60। एक साहित्यिक की डायरी मुख्यतः साहित्य चिंतन और रचना प्रक्रिया पर केंद्रित है, जिसमें मुक्तिबोध ने प्राय संवाद की शैली में अपने ज्ञान, सिद्धांत, रचना प्रक्रिया, कला के मानदंड, आलोचना की कसौटी तथा युगीन साहित्यिक परिस्थिति और उससे संबंधित विमर्शों पर वाद की शैली में विचार विमर्श किया है। डायरी को पढ़ते हुए हम मुक्तिबोध की अनेक कविताओं, कहानियों, आलोचनात्मक लेखों अंतः सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। मुक्तिबोध ने जिन बातों को दूसरी विधाओं में उनकी प्रकृति के अनुरूप लिखा है, वही अनौपचारिक शैली में प्राय किसी घटनाक्रम, किसी परिस्थिति या व्यक्ति के सहारे इस डायरी में किया गया है। मुक्तिबोध ने साहित्य की डायरी तीसरा क्षण शीर्षक से लंबी टिप्पणी की है, जो उनके द्वारा प्रतिपादित रचना प्रक्रिया को सामने रखती है। उनके अनुसार कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कृष्ट तीव्र अनुभव, क्षण दूसरा है। ऐसे इस अनुभव को अपने कर सकते हुए दुख हुए
मूलों से पृथक हो जाना, एक ऐसी फंटेसी का भी धारण कर लेना मानो वह फंटेसी अपनी आंखों के सामने ही खड़ी है। तीसरा अंतिम क्षण है इस फंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ, और उस प्रक्रिया के परिपूर्ण व्यवस्था तक की गतिमानता। शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के भीतर जो प्रवाह बहता है वह समस्त व्यक्तित्व और जीवन का प्रवाह होता है। प्रवाह में वह फंटेसी अनवरत रूप से विकसित परिवर्तित होती हुई आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार वह फंटेसी अपने मूल रूप को बहुत कुछ त्यागती हुई नवीन रूप धारण करती है। जिस फंटेसी को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है वह फंटेसी अपने मूल रूप से अधिक दूर चली जाती है कि यह कहना कठिन है कि फंटेसी का यह नया रूप अपने मूल रूप की प्रतिकृति है। फंटेसी को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया के दौरान जो सृजन होता है जिसके कारण कृति क्रमशः विकसित होती जाती है वही कला की तीसरा और अंतिम क्षण है। एक मिनट। डबरे पर सूरज का बिंब शीर्षक प्रविष्टि निम्न मध्यवर्गीय साहित्यकारों की रचनाशीलता का एक बिंब है जो यह बताता है एक कष्टमय और मानसिक ऊहापोह से जीवन जीते हुए ये सभी ऐसे ऐसे डबरे हैं जो अपने भीतर सूरज का उदाहरण लिए हैं, अर्थात उनके धूसर व्यक्तित्व व कामय जीवन में भी जीवन व्यापक जीवन जगत के सत्य प्रतिबिंब हो सकते हैं। मुक्ति बोध ने बार बार साहित्यिक कर्म करने वालों के लिए भी सिद्धांत व्यवहार की एकता को जरूरी माना। यदि ऐसा नहीं है जो साहित्य बड़ा नहीं हो सकता। साहित्य बड़ा नहीं हो सकता किंतु साहित्य में अभिव्यक्ति भावनाओं की जीवन के साथ सामंजस्य व संगति सहज यांत्रिक नहीं हो सकती। भावानुभूति की वास्तविक वस्तुनिष्ठता और सही विश्व दृष्टि की एक बेहतर साहित्य पैदा कर सकती। मुक्त बोध के प्रबुद्ध साहित्यकार के मन मस्तिष्क में युग जीवन समाज साहित्य और साहित्यकार को लेकर जो अनेकानेक प्रश्न उठते हैं, वैचारिक द्वंद्व और बहस चलती रही है, उसी को व्यक्ति रूप है एक साहित्यिक की डायरी। मुक्ति बोध ने आज के अर्थात वर्तमान स्थिति के लेखकों की जिंदगी और उसके लक्ष्य को सटीक शब्दों में प्रकट किया है। आज के साहित्यकार का आयुष्य आज के साहित्यकार का आयुष्य क्रम क्या है? विद्यार्जन, डिग्री और इसी बीच साहित्यिक प्रयास, विवाह, घर, सोफा सेट, एरिस्ट्रेट्स, मनुष्य व्यक्तिगत संपत्ति, श्रेष्ठ प्रकाशकों द्वारा अपनी पुस्तक का प्रकाशन, सरकारी पुरस्कार अथवा ऐसी ही कोई विशेष उपलब्धि और 40वें वर्ष के आसपास अमेरिका का रूप जानने की तैयारी। किसी व्यक्ति या संस्था की सहायता से अपनी कृतियों का अंग्रेजी रूसी में अनुवाद, किसी बड़े भारी सेठ के यहाँ या सरकार की यहाँ ऊंचे किस्म की नौकरी। अब मुझे बताइए कि यह वर्ग क्या यथार्थवाद प्रस्तुत करेगा, क्या आदर्शवाद? मुक्तिबोध में वर्ग चेतना की अधिकता दिखाई देती है। वे साहित्यकार का वर्ग चेतना होना आवश्यक समझते हैं, इसीलिए उन्होंने एक साहित्यिक की डायरी ने अपनी वर्गीय भावनाओं को ईमानदारी से अभिव्यक्त किया है। मुक्ति बोध ने आज के साहित्य तथा साहित्यकारों के जीवन का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। एक साहित्यिक की डायरी पढ़ते हुए हमें लगता है कि उनकी प्रखर दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं। उन्होंने अपनी पैनी लेखनी से सबकी वास्तविकता को उतार कर रख दिया। इसमें
इसके लिए मुक्तिबोध ने व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया है। इस कृति की एक प्रमुख विशेषता भी व्यंग्य शैली। आधुनिक युग में सफलता की कुंजी बताते हुए मुक्तिबोध लिखते हैं, सफलता के लिए सामर्थ्य नहीं समर्थन होता है। सफलता के लिए सामर्थ्य नहीं समर्थन लगता है, समर्थन ही सामर्थ्य है। इस महान सत्य को भूलकर जो लोग काम करते हुए अंधी दीवार से टकराते हैं। आज व्यक्तिगत पुरुषार्थ एवं पराक्रम का कोई मतलब नहीं है। इस प्रचंड सत्य को जानना क्या जरूरी नहीं है? बुद्धिमानी इसमें है कि दरारें देखो और उसमें चुपचाप रेंगे जाओ और रेंगते हुए ऊंची से ऊंची सतह पर पहुंची, यह वास्तविक जीवन की कला है। एक साहित्यिक की डायरी के विषय में कहा जा सकता है कि यह मुक्तिबोध की एक अमूल्य कृति है। इसमें युग के यथार्थ समस्त बोध सामने लाए हुए स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। आज की समूची जीवन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। इसमें मुक्तिबोध को वैचारिक प्रतिभा, सूक्ष्म विश्लेषण, दृष्टि, सामाजिक परिवेश एवं परिस्थितियों का गहन ज्ञान, साहित्य के प्रति सूक्ष्म विश्लेषण, दृष्टि, सामाजिक परिवेश एवं परिस्थितियों का गहन ज्ञान, साहित्य के प्रति उनकी आस्था और ईमानदारी, चिंतन मनन आदि मुक्तिबोध की आधुनिक साहित्य के अंतर्गत एक प्रशस्त एवं अलग स्थान प्रदान करते हैं। इस कृति के आधार पर मुक्तिबोध को वैचारिकता का पता चलता है। संक्षेप में एक साहित्यिक की डायरी जीवन साहित्य युगीन विषमता और सामाजिक विषमताओं पर अत्यंत अनिवार्य मान्यताओं का प्रतिपादन करती है। आधुनिक युग का एक अति प्रबुद्ध मस्तिष्क तो कृति के बीच उभरता ही है। युग की जटिल जीवन प्रक्रिया भी अपनी सारी रेखाओं के साथ उद्घाटित होती है। यह रचना जीवन का एक ज्वलंत साहित्यिक दस्तावेज है। एक साहित्यिक डायरी की महत्वपूर्ण देख लेते हैं। सारे दर्शन का मूल आधार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की कल्पना है। स्वपक्ष वस्तु पक्ष की परिकल्पना उन दो पक्षों के परस्पर संबंध की कल्पना के आधार पर ही दर्शन खड़ा होता है। फंटेसी अनुभव की कन्या और उस कन्या का अपना स्वतंत्र विकासमान व्यक्तित्व है। फंटेसी को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया से बहुत से नए तत्व उससे मिलते हैं। ये तत्व उसे लगातार संशोधित करते रहते हैं। ध्यान रखो कि यह फंटेसी अनुभव प्रस्तुत होते हुए भी अनुभव बिंबवत होती है। इस फंटेसी में वस्तुतः एक भावात्मक उद्देश्य समाया रहता है, उसमें एक संवेदनात्मक दिशा रहती। फंटेसी के भीतर यह दिशा और उद्देश्य उस फंटेसी का मर्म प्राण है। कवि की यह फंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है, उसे नए अर्थ अनुषंग भर देती है, शब्द को नए चित्र प्रदान कर। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निसंदेह महान कवि है। अगर हमारे युग अनास्थावादी हैं तो कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि अनास्था का जन्म आस्था से ही होता है। अनास्था आस्था को पुत्री है। मैं यह नहीं करना चाहता कि हमारे लेखक के पास प्रतिभा नहीं, बल्कि यह कहना चाहता हूँ कि इसमें मानवीय अंतरात्मा है।